हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स। क्लास 11 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऋजुरेखी गति, या बोल सकते हैं सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर का नाम है। और हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। वो दोनों के दोनों लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। ये आज का हमारा जो क्लास है, हमारा वीडियो लेक्चर है, वो तीसरा लेक्चर है। आज हम देखने वाले हैं एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। एक समान गति के लिए जो ग्राफीय निरूपण है वो मैं आपको अब समझाने वाला हूं। तो यहां हमारे पास में 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति को बोलते हैं स्थिति समय ग्राफ, जहां हम किसी भी गतिमान वस्तु के विभिन्न समयों पर, विभिन्न क्षणों पर अलग अलग स्थितियों के लिए हम ग्राफ का निर्माण करते हैं। और दूसरा पोर्शन होता है वेग समय ग्राफ, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। देखिए हो क्या रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा था हमारे साथ में कि जो वीडियो मैं बना रहा था उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ले लिए थे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। तो थोड़ा सा वीडियो जो था बड़ा बन गया था, इसलिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, सर वीडियो थोड़ा सा आप छोटा कीजिए, जो भी टॉपिक्स हैं वो आप कम रखिए एक वीडियो में। तो चलिए आप सभी की सलाह को मानते हुए हम अब से 1 टॉपिक 1 वीडियो के कॉन्सेप्ट पर काम करने वाले हैं। अब हर वीडियो में आपको केवल एक ही जो टॉपिक है, एक ही जो लेक्चर है, उनसे रिलेटेड सारे मटेरियल हम एक ही वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो उसी पर बेस है हमारा आज का क्लास। हमारा आज का क्लास है एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे एक समान गति के लिए। और जो पहला ग्राफ हम देखेंगे वो स्थिति और समय के बीच देखेंगे। एक बार फिर से सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेकर आता रहूं, और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उन पर मैं वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल पर वीडियो की संख्या उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो मैं केवल वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, बहुत ही जल्द वो समय भी आ जाएगा जब आपकी क्लासेस लाइव आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको लाइव आकर कम से कम 1 आवर के आसपास का लेक्चर्स आपको देने लगूंगा। लाइव क्लास का फायदा अलग होता है, वो लाइव क्लास आपको डेली मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज मैं सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बेटा आप सभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बोलिए, जो अदर जगह में, अन्य जगहों पर आपके दोस्त रहते हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, या आपको बताने वाले हैं एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। तो देखिए बेटा होता क्या एक्चुअल में, ग्राफ बनाना हम क्लास 9th और क्लास 10th से सीखते हैं, ठीक है। क्लास 9th में भी हमने ग्राफ बनाया हुआ है मैथ्स में, और क्लास 10th में भी हमने ग्राफ बनाया हुआ है। तो ग्राफ बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, या जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो ये है कि हमको कुछ आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, कुछ डाटा की जरूरत पड़ती है। जब वो डाटा हमारे पास में एकत्रित हो जाता है तो हम किन्हीं भी 2 स्थितियों को लेकर, या किन्हीं भी 2 टॉपिक्स के मध्य में हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ खींच सकते हैं। बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट रहेगा, उनके बीच में हम ग्राफ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इतना तो सब बच्चों को मालूम होगा जो क्लास 11th में आ गए हैं। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आज हम आपको स्टार्टिंग से समझाएंगे कि ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आज का टॉपिक पर ही मैं सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्थिति समय ग्राफ। हमको गतिमान वस्तु की विभिन्न क्षणों पर जो स्थितियां होती है, ठीक है, और संगत समय के बीच में क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। स्थिति समय ग्राफ कहलाएगा, ये XT ग्राफ कहते हैं। देखिए यहां परिभाषा में लिखा हुआ है, गतिमान वस्तु की विभिन्न क्षणों पर स्थिति और संगत समय के बीच खींचे गए ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी गतिमान वस्तु रहेगी, उनका हम अलग अलग समय पर जो स्थिति है वो लेंगे, और उन दोनों के मध्य जब ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगा, स्थिति समय ग्राफ। स्थिति को X से डिनोट किया जाता है और समय को T से डिनोट किया जाता है, तो इसे हम बोलेंगे स्थिति समय ग्राफ या XT ग्राफ, ठीक है। तो सबसे
इंपॉर्टेंट और पहली चीज होती है कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास में कुछ आंकड़े होना जरूरी है। तो चलिए हम कुछ आंकड़े यहां लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। यहां आंकड़े जो बना रहा हूं उसमें मैं दो चीजें इंक्लूड करूंगा, एक समय और दूसरा उस समय के साथ वस्तु की स्थिति, जो गतिमान वस्तु है उसकी स्थितियां क्या है। तो यहां मैं सबसे पहले ले लेता हूं बेटा, क्या ले लूंगा मैं, सबसे पहले समय ले लूंगा। ये जो समय है t फॉर टाइम, उसको मैं मेजर करूंगा किसमें, सेकंड में। किस में लूंगा इसको मैं, सेकंड में ले लेता हूं। पहली चीज हो गई हमारे पास में समय, ठीक है, देखते जाएंगे। अब जो दूसरी चीज लेंगे, समय के साथ वस्तु का जो स्थिति रहेगा वो लेंगे, स्थिति को हम x से डिनोट करेंगे और इसको हम मेजर करेंगे बेटा मीटर में। किस में मेजर करेंगे हम, इसको हम मीटर में मेजर करेंगे। तो इस तरीके से ठीक है, समय t सेकंड में और स्थिति x मीटर में, ठीक है। तो अब अलग अलग स्थितियों के लिए हम यहाँ वैल्यूज ले लेंगे। अलग अलग स्थितियों के लिए हम क्या कर लेंगे बेटा, मान रख लेते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्थितियों के लिए हम क्या क्या वैल्यूज रखते हैं। कुछ मैं मान रख लेता हूं, जैसे मान के चलता हूं कि 0 समय पर वस्तु की स्थिति कितनी है, 0 है। 0 समय पर, ठीक है, 0 समय क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक समय होता है। प्रारंभिक समय पर वस्तु की स्थिति कितनी होती है, 0 होती है। अब मैं जो अगला टाइम लेने वाला हूं वो मान के चलता हूं बेटा 10, ठीक है। मैं ये जो समय है उसको 10-10 के अंतराल में डिवाइड कर लेता हूं बेटा। 10 है, फिर हम ले लेंगे 20, फिर ले लेंगे हम 30, फिर हम ले लेंगे 40, फिर अगला जो समय है उसको हम 50 ले लेंगे और अंतिम जो हमारा समय आएगा उसको हम 60 ले लेंगे। तो हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। अब ये जो समय है वो सेकंड में है। अब स्थिति को हम मीटर में लेके चलेंगे। ये 10 की जगह में यहाँ 20 हो जाएगा, 20 के लिए हम 40, यहाँ भी मैं 20-20 का अंतराल लेके चलता हूँ। 30 में जो है वो 60 मीटर हो जाएगा, 40 में 80 मीटर हो जाएगा, 50 में कितना मीटर हो जाएगा, 100, और 60 में हो जाएगा बेटा 120। 60 में कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम ग्राफ का निर्माण करेंगे। हम क्या बनाएंगे बेटा, एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको सबसे पहली चीज, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है, हमको एक 2 एक्सिस लेके चलना पड़ेगा। यहाँ हम 2 एक्सिस लेके चलते हैं। एक एक्सिस एक्स अक्ष, एक्स अक्ष में यहां हम दिखाएंगे बेटा किसको, समय को। किसको दिखाएंगे हम, समय t को दिखाएंगे। और वैसे ही दूसरा जो हमारा एक्सिस है, जो हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस में हम दिखाएंगे वस्तु की स्थिति को, वस्तु की स्थिति x को दिखाएंगे, ये ठीक है। तो दोनों एक्सिस अलग अलग चीजें में ले लिया। अब ये पॉइंट होता है बेटा ओरिजिन, मूल बिंदु, 0, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं इसको हम, स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसको हम जो समय लिया उस पर हम डिवाइड कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले ये 10, 20, 30, 40, 50 और 60, इस तरह से मैंने, ठीक है, अलग अलग। ये समय t किसमें था, ये सेकंड्स में है। अब ऐसे ही दूसरे साइड में जो स्थितियां लिए हैं हमने, स्थितियां क्या क्या लिए हैं हमने, ये 20 मीटर, 40, 60, 80, 100 और 120, इस तरह से हमने अलग अलग ले लिया है, ठीक है। तो स्थिति x, समय t किसमें है, ये समय जो t है वो हम ले रहे हैं सेकंड में। किसमें ले रहे हैं हम, सेकंड में ले रहे हैं, ठीक है। ये समय सेकंड में है और ये स्थिति जो है वो हम मेजर कर रहे हैं बेटा किसमें, मीटर में। अब देखिए ग्राफ बनाना आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में बहुत बार किया होगा। एक बार फिर से देखिए, 0 0 तो 0 0 है, 10 सेकंड में स्थिति 20 मीटर है। हम यहाँ किसको, ये जो 10 है और 20 है उसको आपस में इस तरह से क्या कर देंगे बेटा, मिला देंगे। यहाँ हमको एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम 20 और
40 को आपस में मिला देंगे, यहां भी हमको एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर हम 30 और 60 को मिला देंगे, यहां भी एक पॉइंट हमको मिल जाएगा। ये इस तरीके से हमको पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। ये एक और पॉइंट और लास्ट में ये देखिए, इस तरह से हमको अलग अलग बिंदु मिल जाएंगे। अब हमारा काम होता है हम इन सभी बिंदुओं को आपस में क्या कर दें, मिला दें। तो देखिए सभी बिंदुओं को मिलाने से, थोड़ी सी मेरे से यहाँ लाइन हल्की सी टेढ़ी हो गई, जब आप कॉपी में बनाएंगे मेजरमेंट लेके बनाएंगे तो एकदम एक्चुअल दिखाई देगा आपको। तो देखो यहां से हमको क्या मिल रही है, इस ग्राफ में हमको प्राप्त हो रहा है बेटा एक सरल रेखा। तो सरल रेखा प्राप्त होने का अर्थ क्या होता है, सरल रेखा प्राप्त हो रही है उसका अर्थ होता है या उसका मतलब होता है कि जो वस्तु की गति है, क्या चीज, जो वस्तु की क्या हो रही है बेटा, गति हो रही है। वस्तु में जो गति है वो वस्तु की गति कैसी गति होगी, एक समान गति है। कैसी गति है वस्तु की गति, एक समान गति हो रही है। वस्तु में जो गति हो रही है वो एक समान गति हो रही है। क्यों, देखिए क्योंकि वस्तु जो है, हमने एक समान गति के लिए परिभाषा पढ़ा हुआ है पहले से, हमको मालूम है डेफिनेशन, बोलता है कोई जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को, ठीक है, जो वस्तु की गति उसको एक समान गति कहते हैं। यहां मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया कि वस्तु की एक समान गति में एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखिए हमने समय अंतराल, हमने समान समय अंतराल, हमने 10-10 सेकंड का अंतर लिया है, और जो विस्थापन हो रहा है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उसमें भी हमने जो अंतर लिया है वो भी इक्वल ही लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 10 सेकंड में वो 20 चल रही है, फिर अगले 10 सेकंड में फिर से 20 चल रही है, इसलिए 20 और 20 कितना हो गया, 40। फिर अगले 10 सेकंड में, 30 सेकंड में फिर हमने 20 उसमें जोड़ दिया बेटा, 60 मीटर कर दिया। फिर अगले 10 सेकंड में 20 जोड़कर 80 कर दिया। फिर अगले 10 सेकंड में 20 जोड़कर उसको 100 कर दिया। फिर अगले 10 सेकंड में 20 जोड़कर उसको 120 कर दिया। मतलब हमने वस्तु के लिए समान समय अंतराल और समान उसकी स्थिति में परिवर्तन को चुना है, इसलिए हमको एक सरल रेखा प्राप्त हुई। और इससे यह सिद्ध होता है कि जब वस्तु के स्थिति और समय के मध्य में क्या खींचा जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा, तो ग्राफ में हमको क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिल रहा है। मतलब वस्तु की गति कैसी गति होगी, एक समान गति होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी यही है, इसलिए मैंने ये आपको डायग्राम बना के समझाया ताकि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। आज हम देख रहे हैं बेटा एक समान गति का ग्राफी निरूपण। एक समान गति का ग्राफी निरूपण, एक समान गति को हम कैसे ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो हम इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या चीज बताया मैंने, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है, मैंने आपको बता दिया। देखिए हमारा जो टॉपिक है बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो क्या चीज है, वो हमारा जो टॉपिक है वो है स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ हमको निकालना है। गतिमान वस्तु की विभिन्न क्षणों पर स्थिति और संगत समय के बीच, फिर से एक बार सुनिएगा, कोई भी गतिमान वस्तु रहती है उसकी विभिन्न क्षणों पर स्थिति और संगत समय के बीच खींचे गए ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ या एक्सटी ग्राफ कहते हैं। बोलता है क्या बोलते हैं, एक्सटी ग्राफ कहते हैं। चलिए अब हम फिर से आपको वहीं लेके चलते हैं जो हम ग्राफ बना रहे थे। अब फिर से मैं दो एक्सिस यहां लेके चलूंगा बेटा, दो एक्सिस मैं मान के चलता हूं। कौन कौन से दो एक्सिस हम लेके चलेंगे, पहला जो हमारा एक्सिस रहेगा वो ये एक्स अक्ष लेके चले, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम दिखाएंगे समय को, समय टी किस में दिखाएंगे हम, सेकंड में, एक्स एक्सिस में। और जो दूसरा है, ठीक है, हमारा कौन सा एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है। हमारा पास में जो वाई अक्ष है वहां हम वस्तु की दिखा रहे हैं, फिर से स्थिति को, स्थिति एक्स किसमें, मीटर में। तो ये स्थिति x मीटर में डिनोट करेगा, ठीक है। ये चीज देखिए ग्राफ में आपको समझ में आ गई होगी। मैंने दो एक्सिस लिया। अब देखो यहां ध्यान से बेटा, मैं ये तो ओरिजिन हो गया, ये तो ओरिजिन क्या हो गया ओ, मैं यहां दो समय लेता हूं, ठीक है। उसी ग्राफ जो पिछला ग्राफ बनाए थे उसी का मैं दो टाइमिंग ले लेता हूं कोई भी। ये पहला समय को मैं ले लूंगा बेटा t1,
ठीक है, क्या मान लूंगा इसको T1, और इस बिंदु को हम ले लेते हैं बेटा P, क्या मान लेते हैं P, और जो दूसरा समय है उसे हम ले लेंगे T2, और ये जो बिंदु है उसको हम मान लेंगे बेटा Q2। ठीक है, ये क्लियर हो रही बात आपको। मैं कुछ चीजें यहां लिखते भी चलता हूं। ये देखिए OP, जो O से P है, वस्तु O से P तक जो समय लग रहा है, वो OP जो समय अंतराल है उसको हमने लिया है T1, क्या ले लिया बेटा T1, और OQ को हमने ले लिया है T2, OQ को क्या ले लिया है T2। तो यहां देखिए हमारे पास में एक वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बेटा, क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, PQ। तो PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, PQ इज इक्वल टू हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा OQ माइनस OP, OQ को हम लिखेंगे T2, OP है हमारे पास T1। तो यहां से हमको PQ पता चल गया, P और Q के बीच में जो समय अंतराल है वो T2 माइनस क्या होगा, T1 होगा। वो समय अंतराल क्या आ जाएगा बेटा, T2 माइनस T1। अब देखिए आगे, अब T1 के साथ में जो वस्तु की स्थिति है उसे हम मान के चलेंगे बेटा x1, और जो T2 के साथ में वस्तु की स्थिति है उसे हम क्या मान के चलेंगे x2। फिर से वही काम हमारा है, हमको दोनों को क्या कर देना है बेटा, यहाँ आपस में मिला देना है, दोनों को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। यहाँ हमको एक पॉइंट मिला, इसको हम नाम देंगे A, क्या नाम दे देते हैं इसको हम A। फिर आगे फिर से हमने x2 और T2 को मिला दिया, हमने इसको नाम दे दिया बेटा B, और ये जो AB है उन्हें हम इस तरह से आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। AB को हमने आपस में मिला दिया। देखिए AB हमको क्या प्राप्त हो रही है, एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है बेटा, सरल रेखा प्राप्त हो रही है। AB एक सरल रेखा दिखाई दे रही है। तो जो AB है वो अगर एक सरल रेखा है, ठीक है, तो मतलब वस्तु की गति फिर से कैसी हो गई बेटा, एक समान गति हो गई। कैसी गति हो गई, एक समान। ये हमको एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। ठीक है, कैसे प्राप्त हो रही है, सरल रेखा। सरल रेखा प्राप्त होने का अर्थ क्या बताया हमने, वस्तु की जो गति है वो गति कैसी गति होगी, एक समान गति होगी। वस्तु की गति जो है वो कैसी गति होगी, एक समान गति होगी। ओके, ये पहली चीज हो गई। अब देखिए यहां फिर से मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। अगर आप डायग्राम में देखेंगे बेटा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ये जो BQ है हमारे पास में, B से Q, अगर देखिए पैरेलल एक्सिस जो y एक्सिस है उसको देखेंगे तो O से x2 के बीच की दूरी, O से x2, तो वस्तु की स्थिति क्या है, यहां B पर स्थिति क्या है, x2 है। तो यहां मैं एक और वैल्यू यहां मैं पुट कर लेता हूं बेटा, क्या चीज रख लूंगा मैं, QB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, x2। QB की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी बेटा x2। QB को हम क्या ले लेंगे, यहाँ x2 ले लेते हैं। QB क्या लेते हैं हम, x2 ले लेते हैं। अब QB x2 हो गया। इधर से देखिए AP या PA ले लेना, जैसे आपको नाम देना है PA इज इक्वल टू हमको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, x1। ये दूरी PA इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, x1 ले लिया। अब यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेंगे हम, A से समय जो अक्ष है, ये हमारा समय अक्ष है, के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं जो y एक्सिस को कहां, C पर काटता है। ये AC क्या चीज हो गया बेटा, AC हो गया हमारे पास में, ये AC हो गया। ठीक है, तो देखिए अब डायग्राम में ये जो PQ है वो AC के बराबर है, तो हम PQ इज इक्वल टू OP, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम AC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको, AC लिख सकते हैं। और वैसे ही सेम, ठीक है, अब यहां हम एक और वैल्यू फाइंड करते हैं। कौन सी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, देखते जाएंगे आप लोग। हम एक और वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा, क्या वैल्यू फाइंड करेंगे हम, BC की। BC इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे हम, BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, आ जाएगा बेटा BQ, ठीक है, माइनस BQ माइनस CQ। BQ माइनस क्या हो जाएगा, CQ। BQ में CQ को अगर माइनस कर देंगे तो BC निकल आएगा, और CQ की वैल्यू AP के बराबर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, BQ माइनस AP। तो BQ जो वैल्यू है वो हमारे पास में x2 है, और AP की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में, x1 है। तो यहां से हमको दो जो चीजें हैं वो मिल गई, BC क्या मिल रहा है हमको, x2 माइनस x1, ये यहां मिला। और AC बेटा ये जो है
वो हमको क्या मिल रहा है, T2 माइनस T1। ठीक है, ग्राफ में ये सारी वैल्यू आप एक बार फिर से देख लीजिए। OP, O से P का डिस्टेंस T1, OQ T2, तो PQ क्या हुआ, OQ माइनस OP। हमने इस OQ में OP को माइनस कर दिया, बचा हुआ डिस्टेंस हमारा क्या निकला है बेटा, PQ निकला है। ये डिस्टेंस हमारा PQ निकला है, तो T2 माइनस T1। अब जो डायग्राम बनाए तो उसमें PQ बराबर है किसके, AC के, तो PQ और AC को हमने आपस में इक्वल ले लिया। अब देखो QB, ये Q से लेकर B तक, ये O से लेकर यहां तक X2 है, और AC X1 है, तो AC और CQ आपस में बराबर है, ये भी X1 हो गया। ठीक है, तो यहां मैंने लिख लिया BQ माइनस CQ, तो BQ माइनस AP X2 माइनस X1, ये हमको प्राप्त हो गया। अब यहां हम कुछ मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, इतना वैल्यू फाइंड होने के बाद क्या लेके चलेंगे बेटा, माना सरल रेखा AB, जो सरल रेखा AB है वह समय अक्ष, जो हमारा समय अक्ष है, ये जो समय अक्ष है, ठीक है, समय अक्ष के साथ कोण थीटा बनाता है। समय अक्ष के साथ क्या बनाता है, कोण थीटा बनाता है। यहां हम एक एंगल ले लेंगे बेटा, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा हमारे पास में। ठीक है, समय अक्ष के साथ क्या बनाता है, कोण थीटा बनाता है, ये थीटा बनाता है मान लिए। और प्रश्न इसको थोड़ा सा हम हल करने के लिए हम लेंगे बेटा वेग। वेग क्या होता है, वेग जो होता है हमारे पास में वो होता है विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन देखिए, यहां विस्थापन क्या हो रहा है, वस्तु का जो विस्थापन है वो हो क्या रहा है बेटा, एक्चुअल में वस्तु का विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, वस्तु की अंतिम स्थिति मतलब X2 प्रारंभिक स्थिति माइनस X1 बटा समय या समय अंतराल, ये T2 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, T1। ठीक है, तो वेग v बराबर हमको जो मिला है वो है X2 माइनस X1 और T2 माइनस T1। क्या मिला बेटा, X2 माइनस X1 और T2 माइनस T1। तो सभी वैल्यूज अगर आप देखेंगे ग्राफ से तो आपको यहां मिल जाएगा बेटा v इज इक्वल टू X2 क्या है, ये है QB, या आप लिख सकते हैं बेटा BQ, ये QB या BQ जो भी आप लिखना चाहें। X1 क्या है, X1 है बेटा PA, क्या चीज है, PA है। T2 क्या है हमारे पास में, T2 जो वैल्यू है वो क्या है, OQ। T1 क्या है हमारे पास में, OP। T1 क्या है हमारे पास में, OP। यहां हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये BQ, PA जो है, PA किसके इक्वल है बेटा, जो PA है वो CQ के क्या है, इक्वल है। तो चाहे तो हम CQ लिख सकते हैं वहां, तो ये PA की जगह में माइनस कर देता हूं, CQ अपॉन OQ माइनस हो जाएगा OP। OQ माइनस क्या हो जाएगा, OP। तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए आप डायग्राम में देखेंगे आप, BQ इज इक्वल, BQ माइनस CQ क्या निकल आ रहा है, BC। क्या निकल आ रहा है बेटा, BC। तो V इज इक्वल टू BQ माइनस CQ क्या हो गया, BC हो गया, और OQ माइनस OP जो है वो क्या हो गया, PQ हो गया। क्या हो गया बेटा, वो PQ हो गया। या हम इसको लिखेंगे BC, ये जो PQ है वो AC के बराबर है, तो BC अपॉन AC। ठीक है, यहां लिख सकते हैं कि PQ बराबर है किसके, AC के। तो फाइनली V इज इक्वल टू हमको मिल रहा है BC अपॉन AC। ठीक है, BC अपॉन AC। तो अगर हम ये जो त्रिभुज हमारे पास में उसमें देखें, हम कौन सा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमको, ACB त्रिभुज, ACB में ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आया, इसको समीकरण नंबर 1 ले लेना। ACB में क्या निकालेंगे बेटा हम, tan थीटा, tan थीटा लंब बटा आधार, तो कोण ये क्या हो जाएगा BC, और आधार क्या हो गया हमारे पास में AC। समीकरण नंबर 2, यहां देखेंगे हम समीकरण 1 और कहां से, समीकरण 2 से, ये हो जाएगा हमारे पास में V इज इक्वल टू tan थीटा। V इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, tan थीटा। और इस tan थीटा को हम
क्या बोलते हैं, ये जो tan थीटा आता है बेटा, इस tan थीटा को हम बोलते हैं ग्राफ की प्रवणता। इसको बोला जाता है tan थीटा को ग्राफ की प्रवणता या ढाल। क्या बोलते हैं, ग्राफ की प्रवणता या ढाल बोला जाता है। ग्राफ की प्रवणता या क्या बोला जाता है, ढाल बोला जाता है। चलिए देखिएगा कैसे, एक बार निकाले हमने, फिर से देखिएगा हमने क्या क्या चीजें की, किस तरह से हमने ग्राफ की प्रवणता या ढाल निकाला। हमने स्थिति और समय के बीच में एक ग्राफ लिया। समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1, समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2। जब हमने t1 x1 को मिलाया तो पॉइंट हमको मिला a, जब हमने t2 और x2 को मिलाया तो पॉइंट हमको मिला क्या, b। तो इस तरह से हमको एक सरल रेखा क्या मिल गई, AB प्राप्त हो गई। एक सरल रेखा क्या प्राप्त हो गई, यहां AB प्राप्त हुई। अब हमने कुछ चीजें यहां की, A से सामने जो हमारे पास में y एक्सिस के पैरेलल जो समांतर दिखाई दे रहा है BQ, उस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, नॉर्मल AC खींच दिया। क्या खींच दिया बेटा, AC खींच दिया। और समय अक्ष के साथ हमने एक कोण बना दिया, क्या, थीटा। समय अक्ष के साथ हमने एक कोण बना दिया, थीटा। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ग्राफ में कुछ आपको जो दूरियां दिखाई दे रही है उसको आप पॉइंट आउट कर लेना, जैसे मैंने बताया था बेटा। क्या लेना है आपको, सबसे पहले देखते जाएंगे डायग्राम में, ये जो O से P के बीच की दूरी है वो T1 है, और O से जो Q के बीच की दूरी है वो क्या चीज है, वो T2 है। तो हमने OP इजिकल टू T1 और OQ इजिकल टू T2 ले लिया। यहां से हमको PQ मिल गया, PQ डिस्टेंस प्राप्त हो गया। T2 माइनस क्या हो गया बेटा, ये T1 हो गया। T2 माइनस क्या हो गया, ये T1 हो गया। ये फिर ये जो Q से लेकर B तक है, ये पैरेलल देखेंगे तो x2 के बराबर है। वैसी जो AP है बेटा वो x1 के बराबर है, ठीक है, ये ले लिए। तो यहां हमने BC फाइंड कर लिया। BC जो है वो BQ माइनस क्या दिखाई दे रहा है हमको, CQ दिखाई दे रहा है। BQ माइनस क्या दिखाई दे रहा है, CQ दिखाई दे रहा है। तो BQ माइनस क्या हो गया, CQ की जगह हमने AP लिख लिया, क्योंकि ये CQ और AP आपस में इक्वल है। तो ये x2 माइनस x1 आ गया। अब हमको यहां एक फार्मूला निकालना था, तो हम क्या बोलते हैं, माना सरल रेखा AB जो है वो समय अक्ष के साथ, जो हमारा समय अक्ष है, ये समय अक्ष OX इसी के पैरेलल AC है, एक एंगल कितना बनाता है, थीटा। तो हमने वेग बराबर विस्थापन बटा समय से स्टार्ट किया बेटा, x2 माइनस x1 T2 माइनस T1, ये हमारे पास आया वेग के लिए। अब हमने सारी वैल्यूज जो अभी हमने यहाँ फाइंड की थी सब हमने यहाँ पुट करते गए, ठीक है। क्या क्या देखो, BQ क्या चीज था हमारे पास में, BQ था वो x2 था, ये हमने पुट कर दिया। ये x1 PA था, वो भी हमने कर दिया। और टाइमिंग के लिए OQ माइनस OP, ये हमारे पास आया BQ माइनस CQ। PA जो है, यहां देखिएगा डायग्राम में देखना आप, PA जो है वो किसके बराबर है बेटा, PA जो है वो CQ के बराबर है, तो हमने CQ लिख लिया। तो V इजिकल टू हमको BC अपॉन PQ मिल रहा है, और PQ AC के बराबर है, इसलिए BC अपॉन AC। V इजिकल टू आगे हमारे पास BC अपॉन AC। अगर बोलते हैं त्रिभुज ACB में देखें, ये जो समकोण त्रिभुज हमको दिखाई दे रही है उसमें देखें तो ये tan थीटा के बराबर होता है। समीकरण 1-2 को आपस में बराबर किए, जो वेग है वो tan थीटा के बराबर हो गया। इस tan थीटा को बोलते हैं ग्राफ की प्रवणता या ढाल। तो इस तरह बोल सकते हैं कि एक समान गति पर, ठीक है, एक समान गति पर हम क्या बोल सकते हैं, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है, मतलब जो tan थीटा होता है वो वस्तु के वेग के क्या होता है, बराबर होता है। ये होता है एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, बहुत ही सिंपल है बेटा। वेग से स्टार्ट करना, आपको फार्मूला V इक्वल टू tan थीटा मिल जाएगा। अब चलिए कुछ और चीजें यहां मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ और चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, हम देखते हैं बेटा यहाँ क्या क्या चीजें देखी। अभी जो हमने देखा उस ग्राफ में हमने आपको बताया कि कोई वस्तु है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सा अक्ष लेते थे, जहां हम समय को लेते थे, समय t, और इधर स्थिति x को लेते थे। ये ओरिजिन है बेटा, ये क्या है, ओरिजिन। अगर यहां ग्राफ में हमको सरल रेखा मिल रही है, ग्राफ में हमको क्या मिल रही है, सरल रेखा मिल रही है, मतलब वस्तु की जो गति है वो क्या शो करेगा, यहां एक समान गति को, मतलब वस्तु जो है वो समान समांतराल में क्या कर रही है बेटा, समान दूरी तय कर रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वस्तु कैसे हो रहा है, समान समांतराल में समान दूरी तय कर रहा है, वो बोल सकते हैं। यहां देखिए फिर से
हम दो एक्सिस लेके चलेंगे, ये t और ये x वस्तु की स्थिति के लिए। अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखा रहा है, यहां तो एक सरल रेखा नहीं मिल रही मगर देखिए समय बढ़ने के साथ साथ वेग का मान ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो वेग में क्या दिखा रहा है। बात क्लियर हुई? ये जो ग्राफ है वो वेग में क्या बता रहा है बेटा? वृद्धि बता रहा है, समय के साथ वेग में वृद्धि, क्योंकि देखिए समय बढ़ने के साथ वेग में क्या हो रही है? वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, और देखिए मैं कुछ और यहां डायग्राम्स में आपको बनाकर शो करते जाता हूं। अगर ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से रहेगा, ये टाइम t और ये स्थिति x। तो देखिए समय के साथ पहले तो वेग कुछ बढ़ रहा था, फिर क्या होने लगा? धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये क्या बता रहा है बेटा? वेग में कमी को दिखा रहा है। किसमें कमी को दिखा रहा है? वेग में कमी को दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है? वेग में कमी को दिखा रहा है। तो और देखो एक और ग्राफ देखिए बेटा, इधर ये समय t, ये वस्तु की स्थिति x। अगर इस तरीके से समय अक्ष के समांतर एक रेखा मिल रही है, मतलब ये है कि वस्तु जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, प्रारंभिक वेग में ही है। बात समझ में आ रही है? ये ओरिजिन होता है बेटा, ये क्या होता है? ओरिजिन। जीरो टाइम पर वस्तु का जो स्थिति होता है, जीरो टाइम पर वस्तु का स्थिति जो होता है वो क्या होता है? x0 होता है। टाइम को हम इधर आगे बढ़ा दिए तब भी वस्तु की स्थिति क्या हो रही है? x0 ही हो रही है। ये आगे बढ़ रही क्या? नहीं, ये एक सरल रेखा को दिखा रही है। और सरल रेखा कैसे है? ये जो सरल रेखा है वो किस पर है बेटा? समय अक्ष पर है। किस पर है? ये समय अक्ष पर है। तो अगर इस तरह से डायग्राम आपको दिखाई देगा, ठीक है, मतलब वेग नहीं बढ़ रहा है, वेग बढ़ता तो क्या होता बेटा? सीधे आगे की ओर बढ़ता, वेग आगे बढ़ता। ठीक है, मगर ये कैसे है? समय अक्ष के समांतर है, मतलब समय कितना भी हो, समय अगर हम चाहे वो t1 ले लेंगे तब भी जो वस्तु की स्थिति है वो हमको क्या प्राप्त होगी बेटा? x0 ही प्राप्त होगी। जब हम समय को क्या ले लेंगे? हम t2 ले लेंगे तब भी वस्तु की स्थिति क्या प्राप्त होगी? हमको x0 ही प्राप्त होगी। मतलब अगर ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये x और ये y एक्सिस, ये t समय और ये क्या हो गया बेटा? x स्थिति हो गया। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जहां समय अक्ष के कैसे बन रहा है? समांतर बन रहा है। मतलब वस्तु कैसी अवस्था में है? विरामावस्था में। कौन सी अवस्था में है? विरामावस्था में है। और यहां वस्तु की स्थिति x बराबर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो कुछ ये ग्राफ्स जो है वो आप याद रखते जाएंगे। देखिए मैंने एक बार फिर से बताया आपको कि वस्तु अगर एक समान गति में है तो समय और स्थिति के मध्य हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और ये क्या बताता है? सरल रेखा प्राप्त हो रही है, एक समान गति के लिए प्राप्त हो रही है, मतलब वस्तु का जो वेग है, वस्तु का वेग जो है वो कैसा है बेटा? वो नियत है, कांस्टेंट है। v कैसा है? यहाँ कांस्टेंट है। v कैसा है? कांस्टेंट है, मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, जो सेकंड है या जो बात ये बता रहे हैं, यहां देखिए, यहां पहले वेग कम था, बाद में वेग क्या होने लगा? बढ़ गया। मतलब यहां वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन हो रहा है किसके साथ? समय के साथ। यहां हम v को कांस्टेंट नहीं बोल सकते, वेग में वृद्धि हो रहा है। नीचे की ओर दिखा दिया तो वेग में कमी हो रहा है। ये वस्तु की कौन सी अवस्था को दिखा दिया? विरामावस्था को। तो इस तरह से डायग्राम देखकर आपको क्या होना चाहिए? ग्राफ का जो है अवलोकन करने आना चाहिए, उनके मान को बताने आना चाहिए। चलिए मैं कुछ और ग्राफ्स आपको बता रहा हूं बेटा, और कुछ और ग्राफ्स हैं वो हम देख लेते हैं कैसे प्रदर्शित करता है वो ग्राफ्स, ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए फिर से एक बार, ये कुछ ऐसा बना रहेगा बेटा। ये क्या चीज है? समय t। ठीक है, जो x एक्सिस है हमारे पास में वो जो है ये x अक्ष है, वो समय t को प्रदर्शित कर रहा है बेटा। और ये y अक्ष है। y अक्ष क्या करता है? वस्तु की स्थिति को दिखाता है। ये x को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये x अक्ष का धनात्मक और ये x इधर क्या होता है बेटा? ऋणात्मक अक्ष होता है। x का धनात्मक और x का ऋणात्मक अक्ष। समझ में आया? फिर से देखो, समय t, ये x अक्ष को समय t, और y अक्ष पर क्या है? वस्तु की स्थिति x है।
ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। अगर ये वस्तु की स्थिति जो है वो ऋणात्मक अक्ष पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, ऋणात्मक अक्ष पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, या फिर एक्स है, ये धनात्मक अक्ष, ये है बेटा वाई अक्ष, और नीचे की ओर हो जाएगा हमारे पास में ऋणात्मक वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष। यहां हम समय t को दर्शा रहे हैं। अगर ये जो डायग्राम है कुछ इस तरह से बनेगा सरल रेखा, मतलब सरल रेखा की दिशा किस तरफ होगी बेटा, वो निगेटिव वाई एक्सिस की ओर होगी। तो इन दोनों डायग्राम का अर्थ यही है कि जो वेग है वो कैसी प्राप्त होगी, हमको ऋणात्मक मिलेगी। वेग जो है वो कैसे प्राप्त होगी, ऋणात्मक। जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी बेटा, निगेटिव होगी, क्योंकि यहां जो वस्तु का स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा, ऋणात्मक हो रहा है, क्योंकि ऋणात्मक एक्सिस की ओर हम चल रहे हैं, मतलब वेग कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। वेग कैसा हो गया हमारे पास में, ऋणात्मक हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब इसी तरीके से जैसे ये हमको बताया बेटा ऋणात्मक, वैसे ही अगर हम धनात्मक के लिए देखना चाहें तो धनात्मक के लिए भी देख सकते हैं। ये समय t, ये कौन सा अक्ष है हमारे पास में, एक्स अक्ष है, और ये क्या है हमारे पास में, वाई अक्ष है। ये क्या चीज है हमारे पास में, वाई अक्ष है। तो अगर ये ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिया, मतलब कैसा है वेग हमारा, धनात्मक है। वेग कैसा है हमारा, धनात्मक है, ठीक है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिया मतलब वेग धनात्मक है। या ऐसे भी हम शो कर सकते हैं, ये जो एक्सिस है हमारा समय t के लिए, और ये जो एक्सिस है स्थिति x के लिए। अगर वस्तु की स्थिति ऋण से किधर जा रही है, धन की ओर, तो ये दोनों डायग्राम जो है बेटा वो बताएंगे कि वेग कैसा है, धनात्मक है। वेग कैसा है, धनात्मक है। देखिए वेग ऊपर की ओर क्या दिखाई दे रहा है, बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब वेग कैसा है बेटा, धनात्मक है, ठीक है। ये हम यहां बता सकते हैं। तो देखिए डायग्राम में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर दिशा इसकी नीचे की ओर ज्यादा डाउन हो रही है तो वेग कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायग्राम दिखाकर कि यहाँ वेग की स्थिति क्या है। नीचे की ओर गया मतलब वेग ऋणात्मक हो गया, वस्तु की स्थिति ऋणात्मक हो गई, ये वेग कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया, ठीक है। ये चीज ये याद रखना, ऊपर की ओर जा रहा है धनात्मक दिशा की ओर, मतलब वेग कैसा होगा बेटा, धनात्मक होगा। अब एक प्रश्न जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, देखिए कैसा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्राम बनाया रहेगा बेटा इस तरह से, ये ओरिजिन ओ है, यहां दो वस्तु, एक वस्तु ए एक वस्तु बी प्रदर्शित किया गया है। ये क्या दिखाई दे रहा है, समय t को कौन सा एक्सिस, x अक्ष, और ये जो y अक्ष है वो वस्तु की क्या प्रदर्शित कर रहा है, वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। ये वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, ओके। तो यहां प्रश्न पूछता है कि वेग किसका अधिक होगा, ए का कि बी का, ठीक है। किसका अधिक होगा बोलेगा बेटा, वेग किसका अधिक होगा। तो यहां हमने देखा वेग v बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। वेग जो होता है वह क्या होता है बेटा, किसके बराबर होता है, जो स्थिति समय ग्राफ है उसकी प्रवणता के बराबर होता है या उसकी ढाल के बराबर होता है। तो यहां हमको मालूम है वेग जो है वो क्या होता है, स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता क्या बोलते हैं बेटा, क्या चीज, ढाल के बराबर होती। तो जहां ढाल का मान अधिक होगा, जहां ढाल का मान क्या होगा, अधिक होगा, वहां वस्तु का वेग क्या होगा बेटा, अधिक होगा। वेग जो है वो स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल की क्या होती है, बराबर होती है। तो जहां ढाल का मान अधिक होगा वहां प्रवणता अधिक होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये देखो अगर यहाँ कोण देखेंगे तो देखो ये एक अनुमानता बता रहा हूँ, ये कम से कम 30 डिग्री, कई बार कोण भी दे देता है। ये जो कोण जो बड़ा बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो कोण अधिक कहाँ बन रहा है, ए पर अधिक बन रहा है। कोण ए कहाँ अधिक बन रहा है, ए पर। तो ए की जो ढाल है वो ढाल क्या है बेटा, अधिक है। ए पर जो ढाल है वो ढाल क्या है, अधिक है। मतलब किसका, ए का वेग भी क्या रहेगा, अधिक होगा। किसकी तुलना में, बी।
यहाँ वेग क्या होगा बेटा, कम होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें याद रखिए, ठीक है। जितना भी मैंने आपको ग्राफ बताया, ग्राफ बहुत ही सरल है, बहुत आराम से कीजिएगा, आसानी से आपका ग्राफ हो जाएगा बेटा कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। ये ग्राफ आप स्टार्टिंग से देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने सारे तरह के ग्राफ आपको बनाकर दिखा दिए, आप 1 बाय 1 सारे ग्राफ कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले हमारा जो ग्राफ है उसके साथ में। आज हमने आपको सिखाया स्थिति समय ग्राफ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे वेग समय ग्राफ। ओके।